वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में गाइज। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसके बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स इसी तरह डिफाइन करेंगे हम गाइज जिस तरीके से हमने सेकेंड चैप्टर में हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गाइज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम सेम तरीके से डिफाइन कर सकते हैं गाइज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, यहाँ पर कभी कभी बीच में शायद गाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकता हूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको हम सिंबल होता है फाई बी से हम सिंबल डिनोट करते हैं गाइज। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है गाइज, जिस तरह हमने दिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए नॉर्मल या नॉर्मल टू सरफेस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस टू नॉर्मली, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बोलेंगे, सॉरी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। जो हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं गाइस। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक एरिया है, ए एरिया, मान लो इस एरिया है ए, एरिया एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके क्या होगा, नॉर्मली होगा एरिया वेक्टर, इसको मैं एन कैप बोल रहा हूँ। और हम बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलरली पास आउट हो रहा है, इसके परपेंडिकुलरली निकल रहा है, तो हमारे पास हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इस एरिया ए सरफेस जो है, ये इसका है, इस सरफेस का एरिया ए है, उससे पास हो रहा है कितना, बी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना गाइज, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा गाइज, वो डिफाइंड होगा किस तरीके से, बी डॉट डी ए के गाइज, बी ऑफ ए, बी और ए के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जब ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड सारा एरिया के। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस, अब हम बात करें कि सपोज कीजिए जो है हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया के नॉर्मल के साथ, एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है इसके साथ कोई एंगल थीटा से पास आउट हो रहा है। ठीक है, ये एक एरिया वेक्टर है। ठीक है, इस एरिया ए का ये क्या है, नॉर्मल है, एन कैप इसका क्या है, एक एरिया वेक्टर है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इसके साथ एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है गाइस, बी जो है वो एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा एंगल से पास आउट हो रहा है गाइस। मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा गाइस। दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से होगा, कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा जो क्या होगी, इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलरी, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलरी निकलेगा, या इस सरफेस से क्या हो, नॉर्मल हो। ठीक है, तो यहाँ से बी साइन थीटा तो है नहीं, तो किसकी वजह से आ रहा है, बी कोस थीटा की वजह से। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कोस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा लिख सकते हैं हम, बी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए लिख सकते हैं गाइस। क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसको हमने किस तरीके से डिफाइन कर दिया कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, जो है वेक्टर बी डॉट ए के इक्वल होगा गाइज। ठीक है, चलिए गाइज, अब हम बात कर रहे हैं ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो आया यहाँ पर कैसा है गाइज, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये कैसा है, ये हमारा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब जो हमारी ये है क्वांटिटी है वो कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है गाइज। तो ये हमारी जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है गाइज, स्केलर क्वांटिटी है।
तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक जो है, नोट लगा लिखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है गाइज, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो है यूनिट जो होती है, एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। एंड एसआई यूनिट जो होती है, एंड एसआई यूनिट जो है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होती है गाइज, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है गाइज। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहां पर आप इस तरीके से लिखिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर होगी। नोट कर लीजिए गाइज। और इसको हम बोल सकते हैं, दिस यूनिट इज कॉल्ड ऑल्सो, क्या इसको हम वेबर भी बोल सकते हैं। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं। ये यूनिट जो होती है, इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, वेबर भी कहते हैं गाइस। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ये टेस्ला जो होती है इसको हम वेबर भी बोलते हैं गाइस। सॉरी गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, जिसको हम WB से भी लिखते हैं। तो एक टेस्ला बराबर क्या है, एक टेस्ला जो होता है वो इक्वल होता है एक वेबर के। ठीक है, 1 टेस्ला जो होता है 1 वेबर के ही इक्वल ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हमारा जो है सेफ है, जिस एरिया जो है हमारा, अगर कोई एक आर्बिट्रेटरी एरिया हो, यानी कि कोई फिक्स सेफ नहीं हो, रैंडम कोई भी सेफ हो सकता है, तो उससे लिए हमें फ्लक्स काउंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो उससे क्या करेंगे गाइस, हम क्या सपोज कीजिए यहाँ पर एक डीए स्पेस लेते हैं। डीए क्या ले लिया, यहाँ पर डीए क्या है, एक एरिया वेक्टर लिया है इस स्पेस का। यहाँ पर डीए क्या है गाइस, यहाँ पर डीए हमने लिया है एक एरिया वेक्टर है जो किसका है, एक स्मॉल एरिया जो है डीए हमने लिया है। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके साथ डीए के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इस डीए के साथ एंगल थीटा बना रहा है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना एरिया वेक्टर, यहाँ पर ये डीए क्या है, इसका नो एरिया वेक्टर है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो हम इस एरिया के लिए, इस स्मॉल पोर्शन के लिए हम बात करें, इस स्मॉल पोर्शन के लिए, तो इसके लिए जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या है, डी फाई। तो डी फाई भी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, यहाँ पर डी ए डॉट बी, यानी कि हम बात करेंगे कि हमारा बी जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट हम लिखेंगे किसके, डी ए के, जो कि इक्वल होगा किसके, बी डी ए कोस थीटा के। किसके इक्वल होगा, बी डी ए कोस थीटा के। अब मुझे अगर इस कंप्लीट एरिया का मुझे निकालना है, यहाँ पर अगर मुझे इस कंप्लीट एरिया का मुझे निकालना है फ्लक्स, तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना होगा। तो फाई बी जो है इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कोस थीटा में। अभी बात समझ में, तो हम रेंडमली अगर किसी भी स्मॉल पार्ट्स का हम निकाल दें और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस कंप्लीट एरिया का मिल जाएगा। जहां पर यहाँ है एंगल थीटा जो है वो किस में है, एंगल थीटा जो है ना वो एंगल है किसके बीच में, एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन डी ए एंड बी, जो है बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर जो है इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। और हमने स्मॉल पोर्शन जो एरिया लिया है वो भी क्या है, डी एरिया लिया है गाइस, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, डी ए ही है गाइस। चलो, तो इस तरीके से अगर रेंडमली हम किसी भी चीज़ का निकालना है तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या चलता है, अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केस की। तो ये क्या है, स्पेशल केस क्या है, बी डॉट डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, इफ़ अगर हम बात करें इफ़ थीटा इक्वल टू क्या है,
कि 0 डिग्री, और दूसरा केस है थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या है 0 डिग्री और थीटा क्या है 90 डिग्री। तो इस केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस की, तो हमारा सपोज कीजिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस तरीके से B है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और जो हमारी सरफेस है वो क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है गाइज, और उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारी क्या है सरफेस है। तो इस सरफेस का नॉर्मल जो है एरिया वेक्टर जो आ रहा है इसके परपेंडिकुलर आता है, तो इसके सरफेस का और इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा है ना मैग्नेटिक फील्ड का और जो इसके एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा गाइस। तो स्पेशल केस यानी कि जब 0 डिग्री होगा तब मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या से लिख सकते हैं, कोस थीटा क्या है 0 डिग्री। तो थीटा मैग्नेटिक जो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी जो प्लेट है या जो हमारा सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा रखा हुआ हो, परपेंडिकुलर रखा हो, थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर हम बोलेंगे इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर, यानी कि सरफेस जो है वो क्या है वो उसके क्या है परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो देन हम बोलेंगे 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा ba, क्योंकि कोस जो है वो क्या हो जाएगा कोस थीटा जो यहाँ पर बात कर रहे हैं 0, कोस 0 क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ba हो जाएगा 5b। अब हम बात कर रहे हैं थीटा जो है ये क्या है 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब जो है ये डायग्राम आप इस पे बनाना। दूसरा केस की बात करें, इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जो है सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है गाइस पैरेलल है, क्या है पैरेलल है, जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या है पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है किस तरफ होगा n इस तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है b इस तरफ होगा, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो हम बात कर रहे हैं जो 5b है, तो हमारे पास क्या है ba कोस थीटा, कोस जो है 90 डिग्री और कोस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये फ्लक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो सरफेस अगर हमारा पैरेलल रखा हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा गाइस। ठीक है, तो इफ सरफेस इज द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री गाइस। तीसरी बात बता दें कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, हमारे पास क्या है कोई क्लोज सरफेस है, और तो उस क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। हम क्या लिखेंगे द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर लिखेंगे पॉइंट लगा लिखना द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 0। तो क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा 0 होगा। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब क्लोज सरफेस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से 0 होगी, तो उसके हिसाब से हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आप पढ़ चुके हो गाइस। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्या होती है अंदर 0 होती है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा क्या होगा 0 होगा। इस पॉइंट को भी आप स्टोर करके नोट कर लीजिए कि भाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज क्या है 0 गाइस। तो हम इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, तो B डॉट DA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 गाइस। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फैराडे लॉज का। फैराडे लॉ इसको नोट कर लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स को, फिर हम बात करते हैं फैराडे लॉ के बारे में। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। तो फैराडेज लॉ के बारे में फैराडे हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस एक्सपेरिमेंट से जिस तरीके से हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी वायर में करंट फ्लो होने से उसकी वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जनरेट होता है।
तो इसके अपोजिट इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड से किसी वायर में या फिर किसी चीज़ में हम क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, तो उसके अपोजिट इन्होंने क्या किया, वर्क किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक कोयल कंडक्टिंग है, जो एक क्या है, ये एक कोयल लिएगा, ठीक है, इस तरीके से एक कोयल लिए, एक कंडक्टिंग कोयल सी कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, एमीटर से नहीं, गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि ये बहुत ही छोटी करंट को भी क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है गाइस, इन कंपेयर टू एमीटर जो होता है हमारा उसके बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। छोटे करंट को जो मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हम क्या है, एक कोयल है जो कंडक्टिंग हो रखी है किसी गैल्वेनोमीटर, वैन है बार मैग्नेट, यानी कि एक क्या है, एक बार मैग्नेट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके पास मिला रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वैन है बार मैग्नेट पुश टुवर्ड द कोयल, यानी कि जब हम इस बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ ला रहे हैं, इसके नज़दीक ला रहे हैं, तो जैसे जैसे बार मैग्नेट इसके अंदर आता है, यानी इस कोयल के नज़दीक लाते हैं हम, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे इसको नज़दीक लाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो हम बात करें, जैसे ही हमने बार मैग्नेट को क्या किया, पुश किया किसको, टुवर्ड द कोयल की तरफ, तो हमने देखा था गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, यानी कि गैल्वेनोमीटर ने क्या डिफ्लेक्शन शो किया। और इसके डिफ्लेक्शन का शो करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो हुआ, इसके अंदर क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या डिफ्लेक्शन शो किया। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ देर तक इस बार मैग्नेट को वहीं पे रख दिया, यानी पोज कर दिया, ना इसको मूव किया, इसको मूव नहीं किया, इसको स्टेशनरी पोजीशन पर रखा, रेस्ट पर रखा। तो उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर, जब इसको रेस्ट पर रखते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को वापस रिटर्न ले गए। तो जब वो वापस रिटर्न ले गए तो फिर इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो उन्होंने देखा, तो क्योंकि जब रिटर्न गए तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स कम हुआ, तो कम हुआ तो फिर भी, तो उसकी वजह से भी इसमें क्या हुआ, करंट क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन मतलब इसमें क्या हुआ, करंट से हुआ, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले कि फैराडे ने बताया कि जब भी हम किसी मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। उसका लॉ जो उन्होंने दिया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हमने लिखा है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो भी किया कि बार मैग्नेट को नज़दीक लाए तो भी उसमें करंट फ्लो होता है, बार मैग्नेट को वापस रिवर्स लेके गए तो भी उसमें करंट फ्लो होता है, और जब वो स्टेशनरी रहता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, चाहे इसको उस तरफ लेके जाओ चाहे उसको इस तरफ लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो जब इनको इनके बीच की डिस्टेंस या इनको मूव कराया गया तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे बार मैग्नेट को नज़दीक लाए तो ही करंट फ्लो हो रहा है, आप इसको भी, इस कोयल को और गैल्वेनोमीटर को, इस जो अपना है ये सर्किट है, इसको भी उसके नज़दीक ले जाओगे तो भी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो चेंज इन फ्लक्स, अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने यहाँ पर देखिए, तो द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन स्टॉप व्हेन द मैग्नेट इज ए मोड स्टेशनरी, यानी कि जब हमने मैग्नेट और इसको क्या कर दिया, स्टेशनरी पोजीशन पर रख दिया, ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड रिवर्स वाइल द मैग्नेट इज ए बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम द कोयल, यानी कि रिवर्स है, जब हमने इसको वापस इसमें कोयल को क्या है, जो हमारा मैग्नेट है इसको पीछे लिया तो कोयल में करंट क्या है, रिवर्स फ्लो हो रहा है गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने फेराडेज ने जो लॉ दिए थे, उन्होंने जो 2 लॉ दिए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट फेराडे के लॉ के बारे में। यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं गाइस कि डेफिनेशन क्या है, जो फेराडेज ने एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से हम डेफिनेशन, द करंट प्रोड्यूस इन द, यानी कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक बार को नजदीक लाया तो इसके अंदर क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये कह रहे हैं कि द करंट प्रोड्यूस इन द कोयल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना इसको मैग्नेट को नजदीक लाने से, तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं गाइस। सेकंड केस कि द वर्क डन पर यूनिट चेंज, यानी कि वर्क डन है किसमें, पर यूनिट चेंज टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, यानी कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चेंज में, किसमें चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तभी तो उधर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वर्क डन यानी कि टू मूव द
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट कंसिस्ट द करंट, यानी कि जो करंट को कंसिस्ट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ना तो वर्क डन जो है द वर्क डन पर यूनिट चेंज टू प्रोड्यूस इंडक्शन करंट इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड EMF, क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो ही करंट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द करंट एंड इन EMF इज कॉल्ड द इंडक्शन, यानी कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। किस प्रोसेस को, कि करंट को प्रोड्यूस करने का या EMF को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ की। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि फैराडे के फर्स्ट लॉ कहता है कि जो चेंजेस होता है, क्या होता है कि चेंजेस व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट, यानी कि इस सर्किट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें जो चेंजेस हो रहा है ना, कि चेंजेस हो रहा है, देयर विल बी ए इंडक्शन एंड EMF, यानी कि जब भी इसके कहीं पे भी हो इस फ्लक्स के अंदर इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी तरह का हो, चाहे वो फ्लक्स बढ़ रहा हो चाहे वो फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसमें अगर फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा या फिर EMF होगा गाइज। और ये तब तक होगा जब तक क्या होगा, उसमें चेंजेस होता रहेगा। जैसे ही वो चेंज बंद होगा, चेंज होना क्या होगा, बंद होगा, तो उसमें जो है इंडक्शन वो क्या हो जाएगा, वो भी अपना आप में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसको लिखते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने दोनों यहाँ पर लिखे हैं गाइस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि whenever there is a change of a magnetic flux, यानी कि जब भी हम बात कर रहे हैं चेंज हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, चाहे वो कम हो रहा हो या चाहे वो बढ़ रहा होगा, ठीक है, थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF, यानी कि तब वहां पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड EMF होगा एंड दिस विल बी लास्ट एज लॉन्ग एज, ये तब तक बना रहेगा एज द चेंज परसिस्ट, यानी कि जब तक चेंज क्या हो जाए, खत्म ना हो जाएगा, वापिस वैसी अपनी पोजीशन पर ना आ जाए। ठीक है, सेकंड केस, तो यानी कि जब भी आप इसको नज़दीक लाओ या दूर ले जाओ, यानी कि इसके अंदर इस सर्किट के अंदर फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस EMF होगा या फिर इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा गाइस। ठीक है, सेकंड केस कि ये जो EMF है ये कितना है, सेकंड बता रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF है इसका जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड फ्लक्स, यानी कि ये जो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड में टाइम रेट है, यानी कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड, यानी कि जो चेंज रेशियो है, जो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज रेशियो है वो कितना हो रहा है, वही इसका क्या है, वो उस चेंज रेशियो ही इक्वल है किसके, इंड्यूस EMF के गाइस। तो ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि EMF जो है वो इक्वल होगा किसके, माइनस, ठीक है, ये बोल रहे हैं चेंज इन फ्लक्स, कहाँ पर, चेंज इन फ्लक्स dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ में जो इसमें चेंज हो रहा है किसमें, फ्लक्स में, वो इक्वल होगा किसके, इंड्यूस फ्लक्स, वो किसके होगा, इंड्यूस EMF के। ठीक है गाइस, तो इंड्यूस EMF जो है इक्वल होगा किसके, माइनस d∅/b/dt के गाइस। तो बात कर रहे हैं इसमें करंट जो है, करंट, अब इंड्यूस करंट जो है ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इस लेंज लॉ में इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो जैसे कि हमने यहाँ पर ये कॉइल लिए, इस कॉइल में n टर्न्स है, इसमें क्या है, n टर्न्स है, और इन सभी n टर्न्स में क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट जो है इंड्यूस EMF आ रहा है, तो उसके अंदर तो फिर इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इफ n टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑफ कॉइल, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम बात करेंगे तो इंड्यूस EMF इक्वल टू क्या है, माइनस एंड d∅b इक्वल टू क्या होगा, dt हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इंड्यूस करंट जो है वो, इंड्यूस EMF जो है वो कितना होगा, d∅b/dt, यानी कि फ्लक्स में चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कॉइल ऑफ n टर्न्स है, तो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल। ठीक है, कोयल के अंदर क्या है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है। इस कोयल में जैसे कि 3 टर्न्स है, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो वो इससे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है गाइस,
चलो, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें जो है नोट करने की वाली है कि ईएमएफ जो होता है ना, जो प्रोड्यूस होता है ओनली व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चेंज जो होता है ना किस में, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तभी हम ईएमएफ क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। यानी कि ईएमएफ जो है हम इसको बोल सकते हैं कि जो है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कब होता है कि इस जब चेंज हो किस में, मैग्नेटिक फ्लक्स में गाइस, ठीक है। या फिर हम बात अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किस तरीके से कर सकते हैं गाइस, इसमें देखिए या तो हम इस कोयल की साइज बढ़ा या कम कर दें तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कि कोयल की अगर हम साइज बढ़ा दें या कम कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम बार मैग्नेट को नज़दीक या दूर ले जा सकते हैं तो डिस्टेंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यानी कि बी की अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा दें या कम कर दें तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम एरिया बढ़ा दे या कम कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो किस में चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, एरिया के अंदर चेंज कर सकते हैं, किसका, कोयल का, जिस पोर्शन से हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है गाइस। तो यहां पर हमने बात की, ये है ईएमएफ की। अब इसी तरह हम बात करेंगे इंड्यूस जो करंट है उसके बारे में कि हमारा जो इंड्यूस करंट है वो कैसा होता है या कितना होगा गाइस। इंड्यूस करंट की बात करते हैं, दोनों लो फैराडेज की दोनों लो, हम बात करें इंड्यूस करंट की। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट के लिए हम बात करें, करंट जो है कितना फ्लो होगा, चेंज इन ईएमएफ जो है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है जो है, आई जो होगा गाइस वो क्या होगा कि आई जो होगा वो कितना होगा, ईएमएफ अपॉन क्या होगा, आर। यानी कि इसमें जो है चेंज इन ईएमएफ अपॉन आर, तो हमारे पास क्या होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस है और ये क्या है ईएमएफ आई, वी इज इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू क्या है यहाँ पर जो है v कितना है, v हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो यहाँ से अगर i निकालना है तो v अपॉन आर करते हैं। तो यहाँ ईएमएफ कितना है, ये e जो है अपॉन आर लिखेंगे। तो ईएमएफ कितना है, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर हमारे पास कितना है गाइस, ईएमएफ अभी हमने फाइंड आउट किया था तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अगर हमारे पास क्या है n टर्न्स है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन आर इंटू टर्न्स कितने n माइनस एन डी फाई बी चेंज इन फ्लक्स अपॉन डी टी। तो आपको अगर पूछा जाए कि इंड्यूस करंट कितना है, I इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी गाइस। तो ये क्या है हमारा इंड्यूस करंट है गाइस, इंड्यूस करंट आ गया, ठीक है गाइस। तो यहां पर क्या है, वेयर चार्ज इज क्या है, वेयर चार्ज इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, where charge is resistance of circuit, sorry R is resistance of circuit, sorry guys, where R is the resistance of circuit। जो R जो है हमारा वो क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, सर्किट का। where R is resistance of circuit, जो हमारा सर्किट है उसका क्या है, रेजिस्टेंस है गाइस। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, सर्किट का। बाकी हमें पता है डिटेल, जो n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स है और चेंज इन फ्लक्स है डी फाई बाई डी टी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज फ्लो, कि चार्ज जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे कि चार्ज फ्लो कितना हो रहा है इस सर्किट के अंदर, इस कोयल के अंदर। तो चार्ज फ्लो की बात करेंगे। चार्ज फ्लो हमें अगर पूछा जाए कि सर्किट के अंदर चार्ज का जो फ्लो है वो कितना है और किस तरीके से होगा गाइस, तो चार्ज मान लो सपोज कीजिए चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि हम बोल रहे हैं कि चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट जो हमारा सर्किट है उसके अंदर जो चार्ज है क्यू फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है किसमें, सर्किट में। और इसमें कितना टाइम है, इन द टाइम ट्रेवल डी टी, इन द टाइम जो है टाइम पीरियड, यानी कि कितना टाइम पीरियड है हमारा, तो टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो टाइम इंटरवल कितना है,
जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, dt टाइम है, यानी कि इस dt या डेल टी हम लिख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में, इस टाइम इंटरवल में अगर हमारा बात निकालना है कितना चार्ज फ्लो होता है तो हम उसको निकाल सकते हैं गाइस। तो कैसे निकालेंगे, अगर dt टाइम इंटरवल है या डेल टी हम बोल सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास चार्ज का फ्लो निकालना है। तो चार्ज का फ्लो q इक्वल टू क्या होगा, जो q इक्वल टू हो जाएगा i dt, ठीक है, q इज जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा i dt, i की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे तो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ ही क्या है 1/r इंटू माइनस एन डी फाइव बी इक्वल टू डी टी। अब टाइम इंटरवल जो है ये कितना है dt और ये क्या आ रहा है dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो हमारा है माइनस, अब नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा केवल चेंज होगा d5, तो ये हो जाएगा माइनस n जो है ये d5 भी है तो इसको डेल फाइव हो जाएगा, ये डेल फाइव बी अपॉन क्या हो जाएगा r। तो हमारे पास नंबर, अगर हम बात करते हैं चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं dt इक्वल टू माइनस डेल फाइव बी इक्वल टू अपॉन क्या हो जाएगा r, यानी चार्ज फ्रॉम द फ्लो फ्रॉम इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन की वजह से अगर आपका चार्ज का फ्लो पूछता है तो क्या हो जाएगा माइनस एन डेल फाइव बी बाई आर हो जाएगा गाइस। और इसमें जो करंट है वो हम बात करेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है किस साइड में होगी, नेक्स्ट हम लेंज लॉ पढ़ेंगे, लेंज लॉ के साथ हम इसके करंट की डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमने जो जो चीज़ें हमारे पास काम आ रही थी सबके हमने फॉर्मूले निकाल लिए कि करंट जो है उसका निकाल लिया, ईएमएफ है उसका निकाल लिया, और टाइम जो चार्ज मूव हो रहा है तो उसका भी हम रेशियो निकालेंगे कि चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है इस dt डेल टी जो टाइम है, डेल टी टाइम है उसके अंदर, ठीक है, वो भी हमने क्या कर दिया निकाल लिया गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंज लॉ के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और जो बेस्ड है किस पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं लेंज लॉ की। यहाँ पर जो डेल टी टाइम ट्रेवल दिया है इसको हम बोल सकते हैं कि इस टाइम ट्रेवल में, मतलब इस टाइम इंटरवल जो है इसके अंदर इसमें फ्लक्स में कितना चेंजेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डेल फाइव भी लिखा है। अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, अगर आपसे न्यूमेरिकल क्या आता है कि फ्लक्स में चेंजेस ये हुआ, जो चेंजेस हो रहा है कि भाई दो चेंजेस दे देंगे आपको फ्लक्स में, दो फ्लक्स में चेंजेस देंगे, या 10 और 5 दे दिया, सपोज लीजिए कि 5 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, दो चेंजेस दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, n दे देगा, और अब चार्ज फ्लो आपसे पूछ लेगा, चेंज इन फ्लक्स आपको दे देगा गाइस, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल अपना जो बन जाता है गाइस, ठीक है। ओके गाइस, हम बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ क्या कहता है गाइस, लेंज लॉ देखिए, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द polarity of the induced current EMF is such that it tends to produce a current which oppose the change in magnetic field, जो magnetic flux that produce it। यानी कि देखिए लेंज लॉ कहता है कि जब हमने देखा था कि हमने जब फैराडे ने जब देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि इसके अंदर कोई सपोज कीजिए कि कोयल है, और इस कोयल के अंदर क्या हो रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स जब हम बाहर इसके नज़दीक लाते हैं तो इसके क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो ये कह रहा है कि ये जो ईएमएफ होता है ना वो इस तरीके से वर्क करता है कि जो इसकी टेंडेंसी क्या होती है टू प्रोड्यूस ए करंट विच अपोज, यानी कि ये इस तरीके से ईएमएफ से, ये इस तरीके का जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ होता है वो इस तरीके करंट प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा कि जो इसमें जो चेंजेस हो रहा है, इस जो क्या हो रहा है कि चेंजेस किस में हो रहा है, फ्लक्स में, ये ईएमएफ ऐसा कंडे जो है करंट प्रोड्यूस करेगा जो क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो इसके फ्लक्स के अंदर जो चेंजेस हो रहा है ना उसको अपोज करेगा, है ना, जो उसके अपोजिट वर्क करेगा, उसके अपोजिट। जैसे कि चेंजेस हुआ फ्लक्स में, फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ हुआ। अब फ्लक्स बढ़ने से इसमें जो करंट है, इसमें जो क्या हुआ ईएमएफ है, इसकी वजह से करंट जो इस तरीके से फ्लो होगा, इनवर्ड मान लो करंट क्या हो रहा है, इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है। सपोज कीजिए कि इसमें क्या हुआ, हमने जो बार मैग्नेट पास में लाए तो इसके अंदर की तरफ, इस प्लेन के अंदर की जाने अंदर इनवर्ट जो करंट है वो, सॉरी इनवर्ट जो फ्लक्स है वो क्या है, बढ़ रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बढ़ रहा है। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ने की वजह से ये क्या करेगा, ये ईएमएफ जो है ये क्या करेगा, एक करंट जनरेट करेगा। वो करंट इस तरीके से जनरेट करेगा जैसे कि अंदर की तरफ करंट जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इसमें करंट, इस लूप इस सर्किट के अंदर करंट इस तरीके से जनरेट करेगा कि जो अंदर की तरफ जाता हुआ जो करंट बढ़ रहा है ना उसका कम कर दे।
तो ये अंदर की जाते हुए को, अंदर की तरफ जाने वाले करंट को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कम करने के लिए इसको करंट इस तरीके से फ्लो करना होगा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट करे वो क्या करे, आउटवर्ड की तरफ। जब ये इनवर्ट जा रहा है, ये ऐसा करंट जनरेट करे जो कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ हो, आउटवर्ड, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, जिससे क्या होगा, ये फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। सॉरी गाइस। तो उस फ्लक्स को कम करने के लिए ये क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा, और वो क्या करेगा, अपोज करेगा कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब मान लो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, सपोज कीजिए करंट जो है, इनवर्ट करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ जो जा रहा है वो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी जो है, अब बात करें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होनी चाहिए, यानी कि जो फ्लक्स है इसकी तरफ से जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या होना चाहिए, आउटवर्ड आना चाहिए। जब ये आउटवर्ड आएगा तभी ये क्या होगा, जो इनवर्ट जा रहा है उस फ्लक्स को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा और उसका अपोजिट करेगा, उसको क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि जो इसमें चेंजेस हो रहा है ना उसका अपोज कर रहा है, इसमें जो भी चेंजेस हो रहा है, या तो ये फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इसमें अंदर की तरफ जाता हुआ फ्लक्स कम हो रहा है तो ये इस तरीके से वर्क करेगा कि अंदर की तरफ जाता हुआ फ्लक्स क्या हो, बढ़े, यानी कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि अंदर की तरफ जाता हुआ करंट क्या हो, बड़ा हो। तो ये लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी पोलैरिटी इस तरीके होती है कि सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट, यानी कि ये क्या है, इस तरह इसकी टेंडेंसी इस तरीके है कि ये करंट प्रोड्यूस करता है विच अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो अपोज करता है किसमें, जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। दैट प्रोड्यूस इट, यानी कि जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ इसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ, फिर भी ये उसी का अपोज कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस इट द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर फेराडेज लॉ इंडिकेट दिस, यानी कि हमने अभी बात करी थी कि जब वो नेगेटिव साइन आया था हमने बोला ये नेगेटिव साइन है, इसको हम लेंज लॉ में डिनोट करेंगे, क्योंकि ये हमेशा किसके, जिस साइड में करंट फ्लो होता है ये क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल लेके उसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है, मान लो बी क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या है, इनवर्ड है, ये क्या है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड है तो हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, इंक्रीज किया, क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन इंक्रीजिंग बी, यानी कि हमने क्या कर रहे हैं, हम इस बी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इनवर्ड की तरफ जितना भी फ्लक्स जा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे ही इंक्रीज किया फ्लक्स को, इंड्यूस ए करंट, यानी कि ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, पर फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस क्या होगा, करंट फ्लक्स में चेंज होगा, चेंज हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने से इसमें क्या हो, चेंज हुआ, तो करंट इसमें इज एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट इसमें जो अभी जो है फ्लक्स जो हमारा क्या है, इनवर्ड है, अब इनवर्ड जा रहा है, हम इसको और बढ़ाए जा रहे हैं, तो अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। वो करंट किस तरीके से फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्योंकि अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो ये जो जनरेट करेगा फ्लक्स, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा या जो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो किसकी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि ये अपोज कर रहा है, जो इनवर्ट जा रहा है आप उसको बढ़ा रहे हो, उसका अपोजिशन कर रहा है आउटवर्ड निकाल के, यानी कि ये आउटवर्ड आप अंदर की तरफ बढ़ा रहे हो, ये आउटवर्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट करके ये क्या कर रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ हमारे क्या निकाल रहा है, करंट निकाल रहा है, ठीक है। फ्लक्स क्या निकाल रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है, यानी कि इसका ये क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें करंट जो होगा वो किसकी तरफ फ्लो होगा, इसमें जो करंट जो फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं किसको, इनवर्ड बी को, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इनवर्ड बी को। अब देखिए वहां पर हमने क्या किया, इंक्रीज किया किसको, जो ये हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था उसको हमने इंक्रीज किया, ठीक है। तो हमने यहां पर देखो तो करंट किस तरफ से फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एन इंक्रीजिंग बी इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दिस इज बिकॉज एज द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है द इंड्यूस्ड फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो इनवर्ट द इनवर्ट जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अपोज द इनवर्ट इंक्रीजिंग फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स इनवर्ट की तरफ जाता हुआ इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट गेट इंड्यूस्ड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट वो क्या हो जाएगा, करंट जो हमारा फ्लो हो जाएगा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि क्या करेगा, आउटवर्ड की तरफ क्या करेगा, फ्लक्स इंड्यूस करेगा, ठीक है।
गेट इंड्यूस प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटवर्ड साइड, है ना। ये क्या करेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, आउटवर्ड साइड है, तो इनवर्ड साइड जो जा रहा है उसका क्या करेगा, ये अपोजिशन करेगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं गाइस, सपोज कीजिए यहाँ पर जो है हमारा करंट जो है आउटवर्ड करंट आ रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्या है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है, आउटवर्ड है ना। और अब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकलने वाला जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसकी आउटवर्ड है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगा, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि जो है ये इंड्यूस करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ इंड्यूस करना है, इसको बाहर की तरफ आने वाले को कम करना है, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और इसका जो है करंट की जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके हमारा करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड हो तो हमारी जो क्लॉक है और हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर क्या कर रहे हैं, बी जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारा जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर हम बी इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो है डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। हमेशा ये क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, जो है जो इसके फ्लक्स में चेंजेज है वो उसको, ठीक है गाइज। तो अगर करंट हमारा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटवर्ड की तरफ आएगा। अब दूसरा केस हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसी सेम चीज में हम बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है, ये सर्कल है और इसके अंदर क्या है, इनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड है इसको हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इनवर्ड की तरफ जो जाने वाला करंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब डिक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसका ईएमएफ जनरेट होगा जो कि क्या अपोज करेगा, क्या इसके जो इनवर्ड की तरफ जो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कम करने का, डिक्रीज करेगा। तो ये इस तरीके से करंट जो है जनरेट करेगा ताकि ये भी अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड की तरफ हो। तो यानी कि तो फिर ये क्या होगा, जब हम बी डिक्रीज करेंगे तो हमारा इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो कैसी होगी, जब बी डिक्रीज करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपोज करना पड़ेगा डिक्रीज को, तो ये क्या बढ़ाएगा, तो बी डिक्रीज करेंगे तो हमारे जो इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये अपोज करेगा, ठीक है गाइस, हमेशा ये अपोज करेगा जिससे ये जनरेट होता है उसी को, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की कमी से ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ईएमएफ हो रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा और ये वापस ट्राई करेगा कि वो जो कमी हो रही है उसको क्या करूं, इसकी क्या पूर्ति कर दी जाए, ठीक है गाइस। तो ये लेंस लो है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से इसका यूज होता है, किस तरीके से हम डायरेक्शन इसका फ्लो करते हैं गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।